आप बताइए, ये अनुभव आपका या आपके साथियों का जरूर रहा होगा कि थाने में जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, गाली देके अपमानित करके भगा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म। अच्छा, वहीं पे ढेर सारी झूठी एफआईआर दर्ज हो रही हैं रसूखदार वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में, धन के दबाव में और राजनेताओं के दबाव में। हम्म। और पुलिस जो है एक दो झूठे बयान काट के झूठी विवेचना करते हुए लोगों को जेल भेज देती है। और हमारी जो ये वकील हैं जो कि लाखों की फीस वसूलते हैं, वो झूठी बहस करके जो निर्दोष लोग हैं या कम दोषी लोग हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए, ये क्या हमारे लिए बहुत लज्जा की बात नहीं है कि हमारा जो अभी पार्लियामेंट बना है उसमें 543 में 251 लोग आपराधिक चरित्र के लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल सही। और 170 मतलब 31% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। और इससे भी लज्जा की बात है कि 27 ऐसे एमपी हैं जिनको न्यायालय से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर पार्लियामेंट में बिठा दिए गए। बिल्कुल सही। अब सवाल ये उठता है कि जिन राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, गुलामों की ही शिक्षा व्यवस्था थोप दी, गुलामों के ही कंडक्ट रूल शासकीय अधिकारियों पर थोप दिए, क्या उन्होंने आपको अच्छे राजनेता दिए क्या? नहीं 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 दिए। तो उन्होंने राजनेताओं का शॉर्टलिस्ट कैसे किया? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर। आप बताइए, इसी आधार पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, आपका क्या सोच है जगन्नाथ शाह जी? नहीं नहीं होता है। ऐसा ही होता है। और फिर आप ये देखेंगे, ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि हम जो है किनको बिनेबल मानते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में फाइनल टिकट किसको देना है? तो ये भी निर्लजता की बात है कि हमारे राजनेताओं को अपराधियों में, धनबलियों में, बाहुबलियों में जीतने की संभावना ज्यादा दिखती है और वो इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। अब आप ये मुझे बताइए कि जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां क्या एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपना रही हैं? फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गा बांटने का। जमुना प्रसाद जी बताइए, ग्राउंड पे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल हो रहा है। तो अब आपको अच्छा भारत कौन देगा? और फिर दूसरा सवाल उठता है कि अच्छा भारत है क्या? तो आप जरा अच्छे भारत का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको बड़ा विस्मयकारी भारत मिलेगा। मैं उसकी कुछ कंटूर आपको बताता हूं, बाकी आप दस्तावेज में पढ़ लीजिएगा। तो इस अच्छे भारत में हर किसी को 5 मौलिक अधिकार होंगे। पहला मौलिक अधिकार होगा पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। मतलब अकेला रोजगार नहीं, जो आपके पोटेंशियल का है वो रोजगार मिलेगा। अब आपका पोटेंशियल एक दिन में तो रियलाइज होता नहीं है। और जैसे जूम करिए कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल पे 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में पहुंचते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं? तो आपको जो पोटेंशियल है उसका एक रोड मैप बनाकर बीच में माइलस्टोन तय किए जाएंगे और उन माइलस्टोन को पहले अचीव किया जाएगा,
तो आपको एकदम विद्वान नहीं बनाया जाएगा, आपको माइलस्टोन वाइज विद्वान बनाया जाएगा। तो आप बिल्कुल शुरू में बिल्कुल। अभी 8-8 10-10 साल की शिक्षा लेते हो, ऐसा नहीं होगा। यदि मान लो पहले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सिर्फ 6 महीने की शिक्षा चाहिए, तो वो डेडिकेटेड शिक्षा होगी जैसे पहले गुरुकुलों में होती थी, जो आपके लिए उपयोगी होगी, डायरेक्टली आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए होगी। तो वो शिक्षा भी होगी, उसमें स्किल सेट और हुनर भी दिया जाएगा, और टेक्नोलॉजी का जमाना है इसलिए टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी। राइट। अब एक बार आपको दे दिया तो आप तो भूल सकते हैं, तो उसका 5-6 महीने सतत अभ्यास कराया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि आज के जमाने में यदि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जन्मा प्रसाद जी मिल जाए, तो आपके पास क्या विकल्प रहेगा? आप इन्हीं अडानी अंबानी के पास पहुंचेंगे कि भैया हमारे पास ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, हमें नौकरी दे दो दाता के नाम। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? ये उपयोग होगा, है ना। लेकिन जो ये व्यवस्था हम बता रहे हैं, इसमें ना तो कोई शिक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, ना नौकरी के लिए, और ना आपको कटोरा लेके किसी अडानी अंबानी के पास जाना है। तो इस सिस्टम में जब आपका माइलस्टोन तय किया गया है, उसी के साथ जो है आप कहाँ किस राष्ट्रीय संपदा के लिए रिलेवेंट हैं वो पहचान कर लिया जाएगा, और आपसे चर्चा करके उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो राष्ट्रीय संपदा जितनी बनेगी उतना धन का निर्माण भी हो रहा है, लिहाजा भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत नहीं होगी। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेंगे तो आपको जो धन अर्जन चालू होगा, तो जो आपने सीखा अभी उसका जो पैसा यदि आपके पास नहीं था तो कलवृक्ष अकाउंट से जाएगा, वो कलवृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में, और फिर आपके द्वारा भुगतान होगा, तो कलवृक्ष अकाउंट का पैसा पहले चुकेगा। तो अभी देखिए आपको 2 चीजें मिल गई हैं, एक रोजगार का मौलिक अधिकार मिल गया, दूसरा आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला, और शिक्षा भी लॉर्ड मैकाले वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी प्रैक्टिकल शिक्षा मिलेगी, यूटिलिटी ओरिएंटेड मिलेगी, छोटी मिलेगी, सतत अभ्यास करके आपको एक्सीलेंस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तीसरा जो है भोजन का मौलिक अधिकार है। तो भोजन में माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं है, उसमें मल्टीग्रेन भी होगा, दाल, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, और आज का वो नकली वाला दूध दही नहीं रहेगा, असली वाला रहेगा, और शहद रहेगी, और जीवन वर्धक औषधियां रहेंगी। और जमुना प्रसाद जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें ना तो किसी को फ्री भी मिल रही है, ना ही भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया जा रहा है। लिहाजा जिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हें इस मौलिक अधिकार का भुगतान इमीडिएटली वो कर पाए, जिससे जो चीज आ रही है, तो उसके लिए आपके अकाउंट में एक कलवृक्ष अकाउंट लगा दिया गया है, जहां से बिना मांगे आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका आप जो कलवृक्ष से पैसा लेंगे, जब आपका राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का पैसा आएगा, तो वो सबसे पहले वो वापस हो जाएगा, पट जाएगा, और इसके बाद आप समृद्ध भी बनेंगे, खुशहाल भी बनेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, 100%। छोटा सा तो 3 अधिकार आपके हो गए, रोजगार का, वो भी पोटेंशियल का, फिर शिक्षा का, फिर तीसरा हो गया आपको भोजन का, फिर चौथा आता है स्वास्थ्य। तो भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, और हर भारतीय का वार्षिक चेकअप होगा, जिसमें जो आज की रिपोर्ट्स के अलावा बात पित्त कफ और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी, और सभी पैथियां आपके स्वास्थ्य को देने के लिए आपको उपलब्ध होंगी।
और उसके लिए आपको कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। जो आपका हेल्थ वॉलंटियर है वो वेलनेस सेंटर से कनेक्टेड होगा, जहां सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे। तो यदि एज्यूम करिए कि आप बीमार होते हैं और बटन दबाते हैं, तो हेल्थ वॉलंटियर पहुंचकर आपके सब सैंपल्स वगैरह लेके और जो टेस्टिंग लेबोरेटरी का जाल होगा उसके पास जो है ना वो पहुंचा दिया जाएगा, और उसका जो है रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो वो सीधे वेलनेस सेंटर में पहुंचेगी। सभी डॉक्टर्स उस पर विचार करके फिर तय करेंगे कि किस पैथी को क्या काम करना है। तो सभी पैथियां आपका काम करेंगी। आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे तो एलोपैथी में विश्वास है, मुझे तो आयुर्वेद में विश्वास है, मुझे तो होम्योपैथी में विश्वास है। तो जिसका प्राइमरी रोल होगा वो प्राइमरी रोल करेगा, जिसका सेकेंडरी रोल होगा वो सेकेंडरी करेगा, जिसका टर्सरी होगा वो टर्सरी करेगा। तो आज जैसी दुष्ट व्यवस्था नहीं होगी, सभी पैथियां आपके सर्विस पे होंगी, और सभी का आपके खीसे में पैसा नहीं होने पर भी जो काम कर रहा है उसको उसका भुगतान तभी मिल रहा है, और वो भी आपके अकाउंट से मिल रहा है, और तब भी मिल रहा है जबकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो जमुना प्रसाद जी, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कल वृक्ष अकाउंट से आ रहा है। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेंगे तो वो पैसा आएगा तो सबसे पहले कल वृक्ष अकाउंट का पैसा पटेगा। और फिर पांचवा मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो भारत का हर नागरिक धीरे धीरे समृद्ध हो जाएगा और वो खुशहाल होगा, और खुशहाल होने के लिए ढेर सारे राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति को खुश रखना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा हर व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा जिससे कि आपको खुशी मिल सके। और हर व्यक्ति की खुशी जो है समय के साथ बदलती है, संपन्नता के साथ बदलती है कि नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है। तो ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं, फिर 21 महालक्ष्य हैं। देखिए, आज आप जो है जाते हो, आपकी जमीन की नाप तोल नहीं होती है तो पैसे लेके गलत कर दी जाती है। आप कोर्ट का चेक मेरे की जमीन में ही ऐसा हुआ। जब